चलिए आज की एक मेन चीज जिसके बाद फिर इंशाल्लाह क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। हेडिंग बन गई है पेज नंबर 246 पे, इंटर ग्रुप ट्रांजैक्शंस। क्या पेरेंट और सब्सिडरी में इन्वेंट्री या कोई और फिक्स्ड एसेट सेल हो सकता है? पेरेंट भी बेच सकता है, सब्सिडरी भी बेच सकती है। तो आपस की अगर कोई ट्रांजैक्शन हो तो उसमें जो प्रॉफिट होता है वो अनरियलाइज कहलाता है। तो इसी तरह अगर इन्वेस्टर ने एसोसिएट को कोई चीज बेची है और इन्वेस्टर अभी आगे नहीं बेच सका, तो क्या इन्वेस्टर ने प्रॉफिट कमाया होगा अपनी सेपरेट बुक्स में? और वाइस वर्सा कर लें, एसोसिएट ने चीजें बेची हैं इन्वेस्टर को तो सेपरेट बुक्स में प्रॉफिट कमाया गया होगा, लेकिन अगर अभी आगे नहीं बिकी तो अनरियलाइज प्रॉफिट की एडजस्टमेंट यहां भी होगी। आपस का प्रॉफिट अनरियलाइज कराएगा जब तक वो थर्ड पार्टी से रियलाइज ना हो जाए। सर जी ठीक है सर, लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस आना है इन एडजस्टमेंट्स में, और जब पहले होती रही हैं वो भी मैं फिगर से समझाता हूँ। फुल आपने कंसंट्रेट करना, एक बेहतरीन रिवीजन भी हो जाएगी और उसी रिवीजन के अंदर अंदर रहते हुए एक नया काम भी आप आ जाएगा जो आपको पता वैसे अब चल गया हुआ। पहले हेडिंग ढूंढने, क्या लिखा हुआ ब्रैकेट पढ़े जरा, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम ट्रांजैक्शंस लिखा हुआ, तो बगैर परेशान हुए जरा नेक्स्ट पढ़े जरा। अपस्ट्रीम ट्रांजैक्शंस का मतलब होगा एसोसिएट की तरफ से इन्वेस्टर की तरफ गेम जा रही है, इन्वेस्टर को बड़ा ज्यूम किया जा रहा है, एसोसिएट बेचारी छोटी कंपनी कंसिडर हो रही है। तो कहां से कहां जाना? अपस्ट्रीम है। और डाउनस्ट्रीम क्या होगा? इन्वेस्टर से एसोसिएट पे नीचे आना और एसोसिएट से इन्वेस्टर की तरफ ऊपर जाना। अपस्ट्रीम ट्रांजैक्शंस एंड डाउनस्ट्रीम जस्ट एक टर्म है। क्या मतलब होगा वैसे अपस्ट्रीम का? किसने किसको बेचा? और डाउन कहां से कहां? एक पैराग्राफ आगे पढ़े, बाकी मैं अभी फिगर्स के साथ समझाता हूँ। देखा, ट्रांजैक्शन बिटवीन एन एसोसिएट एंड इन्वेस्टर would include any unrealized gain loss. Only the investor's share in profit and loss of such transaction must thus be eliminated in equity accounted financial statements. बोल्ड वर्ड्स कौन सा नजर आए? वहां क्या करते रहे, यहां क्या होगा, मैं अभी कंपैरिजन करके बताता हूं। यहां वर्ड्स मेन क्या लिखे हुए जो बोल्ड हुए हैं? इन्वेस्टर्स शेयर। क्या मतलब अभी पढ़ते हैं? There is no such adjustment with regard to sale of property, plant, equipment if a company opted equity method. अब equity method पर कंसोलिडेशन में वही है, इसलिए पहले कंसोलिडेशन के एंगल से पढ़ना। ब्रैकेट्स एक मिनट पढ़ लीजिएगा। प्लीज रिमेंबर unrealized gains and losses between parent and subsidiary are eliminated in full on consolidation. अब ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, इन वर्ड्स को समझने के लिए एक एग्जांपल में आ जाना, रजिस्टर खोलना, फुली इन्वॉल्व काइंड रहिएगा। ये एग्जांपल A scenario, P is a 40% shareholder of A. फर्स्ट सिनेरियो में P sells inventory to A. किसने किसको? पेरेंट टू एसोसिएट सिचुएशन, ठीक है, डाउनस्ट्रीम में माना। लेकिन अच्छा वर्ड को इतना रट्टा लगाने की भी जरूरत नहीं है। डाउन वैसे स्ट्रीम का मतलब क्या है? मेरी तरफ से देखकर ट्राई करें। बड़ी कंपनी कौन सी है? इन्वेस्टर टू एसोसिएट। और अपस्ट्रीम एसोसिएट से ऊपर जाना है। मेन चीज क्या है? किसने किसको बेचा है? इन्वेस्टर ने एसोसिएट को बेचा। नेक्स्ट 3 लाइंस। ड्यूरिंग द ईयर P sold inventory to A for ₹3,000। 3,000 की एंट्री बताएं। क्रेडिट डेबिट सेल क्रेडिट किसने की होगी? इन्वेस्टर ने। एसोसिएट में जाएगा, उसने को परचेज रिकॉर्ड की होगी। कितने से? 3,000 से। परचेज डेबिट एंड पेएबल टू एसोसिएट, सॉरी पेएबल टू इन्वेस्टर। इन्वेंट्री कॉस्ट P 2,500 एंड वाज सोल्ड एट 20% मार्कअप। 2,500 का मतलब बताएं। 3,000 का मतलब बताएं।
20 मार्कअप उसने कैलकुलेट कैसे की है? कैलकुलेटर उठाएं, प्रॉफिट की अमाउंट बताएं प्लीज, प्रॉफिट की अमाउंट बताएं। 500 डिवाइड बाय क्या करेंगे? 3000 अगर करेंगे तो मौलाना वही होगा जो नहीं होना चाहिए। मार्जिन निकाल रहे हैं आप, वो भी हो सकता है। 500 डिवाइड बाय 3000 अगर करेंगे तो ये मार्जिन की परसेंटेज निकल आएगी, और अगर 500 डिवाइड बाय 2500 करेंगे तो वो होगा जो उसने किया है। मैंने जानबूझ के आपको ये बात बताई है ताकि प्लीज एक दफा फाइनल हो ही जाए। मार्कअप कैसे निकलता है? बेस में क्या आता है? कॉस्ट की बेस पे होता है। तो 500 डिवाइड बाय 2500 इंटू 100 से 20% आया। आप जो करें 500 डिवाइड बाय 3000, उससे परसेंटेज वो नहीं आ रही क्योंकि आपने सेल को बेस बना लिया। तो जो भी वो परसेंटेज आ रही है वो सही है, लेकिन वो विद रिस्पेक्ट टू क्या है? वो सेल है, विद रिस्पेक्ट टू सेल है, वो मार्जिन कहलाएगा। ठीक है, और ठीक है सर, 2500 में कितना प्रॉफिट ऐड करके कितना बेचा जा रहा है? 20% मार्कअप ऐड करके 3000 का बेचा गया है। लास्ट सेंटेंस, नन ऑफ द इन्वेंट्री हैड बीन सोल्ड बाय ए बाय द ईयर एंड। रजिस्टर खोला, फुल कंसंट्रेट काइंडली करना पड़ना है, लेकिन एक आध एग्जांपल के बाद आपका आगे काम खुद ही हो जाना है। मेरा तो ख्याल है ये थर्ड लाइन पढ़ने के बाद पता ये चला कि अनरियलाइज प्रॉफिट की एडजस्टमेंट होनी नहीं है। और सर जी स्टॉक बचा ही नहीं है, क्या सारा ही बच गया है? कुछ ना लिखें, ध्यान से वर्ड्स पे फोकस करें। बताएं किसने किसको बेचा है? इन्वेस्टर टू एसोसिएट सिचुएशन है। कितना स्टॉक बचा हुआ है? ओ यार ये तो बता दें यार, कितना स्टॉक बचा हुआ है? 2500। 2500 बचा हुआ है। किसने किसको बेचा है? कितने का बेचा है? बचा कितने पे हुआ है? 2500 पे। 3000 का स्टॉक पड़ा हुआ है एसोसिएट के पास। इसके अंदर कितना प्रॉफिट है? डिवाइड बाय, अगर वर्किंग करना डिवाइड बाय 100। अगर मार्जिन होता 100, मार्कअप है 120, मल्टीप्लाइड बाय 20, आंसर वही है 500। 500 क्या है? प्रॉफिट कमाया था, स्टॉक सारा का सारा बचा हुआ है, देयरफॉर ये सारा 500 अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है। फॉरगेट अबाउट एसोसिएट, जहन में लाए पेरेंट सब्सिडी। 500 की एंट्री बताएं, सब कुछ बना रहे हैं, सब कुछ बना रहे हैं। कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट स्टॉक लेवल। अच्छा, मैं जब भी एंट्री पूछूंगा इनिशियली हम सब कुछ बना के मीन प्रॉफिट लॉस भी ध्यान में रखें, फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट भी ध्यान में रखें, सब कुछ ध्यान में रखें, बाद में एडजस्ट कर लेंगे। अगर पेरेंट सब्सिडी का रिलेशनशिप होता तो हम एंट्री करते कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट स्टॉक क्रेडिट 500 से, और ब्रैकेट बनाते एनसी विल नॉट बी अफेक्टेड, एनसी विल नॉट बी अफेक्टेड। एक सेकंड सिचुएशन रिवर्स करें, सपोज सब्सिडी ने बेचा होता, हमारी एंट्री होती कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट स्टॉक क्रेडिट पूरे 500 से, पूरे 500 से, और ब्रैकेट में लिखते हैं एनसी विल बी अफेक्टेड। जो कंसोलिडेशन हम पढ़ के आए हैं उसमें 100% कंसोलिडेशन होती थी, और अनरियलाइज्ड प्रॉफिट भी 100% एलिमिनेट होता था, लेकिन अगर एनसी का फैक्ट आना है तो उसको दे देते थे। मेरे वर्ड समझ आया किसी को? 100% कंसोलिडेशन होती थी, एनसी का अगर शेयर मौजूद है तो उसे अलग एलोकेट होता था। लेकिन अब जो इन्वेस्टर एसोसिएट की हम अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं इक्विटी मेथड में, इसमें हम प्रॉफिट पूरा नहीं ले रहे, हमने प्रॉफिट को सिर्फ अपने हिस्से के मुताबिक रिकॉर्ड किया है। अभी थोड़ी देर पहले आपने प्रॉफिट लिया, अपनी परसेंटेज 30%, 25%, 40% एलोकेट की है। हम 100% अब अकाउंटिंग नहीं कर रहे, अब हम सिर्फ इन्वेस्टर के शेयर की काउंटिंग कर रहे हैं। हाँ, तो मेरे वर्ड्स को समझ आया किसी को? पेरेंट सब्सिडी में क्या होता है? 100% कंसोलिडेशन, और एनसी का जो हिस्सा है वो अगर है तो डेफिनेटली, अगर पेरेंट ने बेचा फिर एनसी का हिस्सा नहीं होगा, लेकिन अगर सब्सिडी ने बेचा था तो एनसी का हिस्सा अगर है तो उसको अलग एलोकेट होगा।
लेकिन इन्वेस्टर एसोसिएट में जब हम इक्विटी मेथड यूज कर रहे हैं तब 100% कंसोलिडेशन नहीं है, सिर्फ इन्वेस्टर का हिस्सा रिकॉर्ड होना है। यहां तक ठीक है सर? सबके ज़हन में आ गया? प्रॉफिट सारा नहीं, एसोसिएट का प्रॉफिट उठाया और उसको सीधा पहले किससे मल्टीप्लाई किया, जितना अपना हिस्सा बनता है 40% 30% वगैरह, और फिर उसकी एंट्री करेंगे। मेरी सारी बात के बाद अब ये 500 दोबारा देखो, ये 500 किसने किससे कमाया है, और ये 500 100% प्रॉफिट की अमाउंट है। पेरेंट ने एसोसिएट से कमाया है, लेकिन ये 100% वो प्रॉफिट की अमाउंट है जो एसोसिएट से कमाई गई है। एसोसिएट में पेरेंट का शेयर है कितना? अकॉर्डिंग टू दिस डेटा 40% है। क्या 60% और लोग भी हैं एसोसिएट में शेयर होल्डर? तो इस 500 में से 40% तो पेरेंट ने अपने आप से कमाया है। इस 500 में पेरेंट इन्वेस्टर ने 40% तो अपने आप से कमाया है, लेकिन 60% पेरेंट इन्वेस्टर ने एसोसिएट के अदर शेयर होल्डर से कमाया है। तो वो 60% अब अनरियलाइज नहीं है, सिर्फ 500 में 40% अनरियलाइज। अगर फॉर एग्जांपल लेट्स अज्यूम फॉर एग्जांपल 60-40% रिलेशनशिप हो सब्सिडी में और सब्सिडी नहीं बेचा हो, तो क्या 500 से एंट्री करेंगे या 60-40 से एंट्री करेंगे? पूरे 500 से एंट्री करेंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे एनसी विल बी इफेक्टिव। फुल कंसोलिडेशन होगी, 100% कंसोलिडेशन होगी और एनसी का हिस्सा अलग रिकॉर्ड होगा। लेकिन अगर हम इन्वेस्टर और एसोसिएट के रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं तो हमने सिर्फ इन्वेस्टर के शेयर तक रहना है। दोबारा 500 रुपया है क्या? अनरियलाइज्ड है, ठीक है, फर्स्ट स्टेप अनरियलाइज्ड है। स्टॉक के अंदर ये प्रॉफिट मौजूद है। किसने बेचा? पेरेंट ने। पेरेंट इन्वेस्टर ने एसोसिएट को बेचा है। अब पेरेंट इन्वेस्टर का शेयर कितना है एसोसिएट में? तो 40% तक अपने आप से कमाया, ये समझ आता है। लेकिन 60% किसने किससे कमाया? पेरेंट इन्वेस्टर ने एसोसिएट के अदर शेयर होल्डर से कमाया। तो वो जो 60% है वो पेरेंट के लिए अनरियलाइज्ड नहीं है। पेरेंट के अनरियलाइज्ड कौन सा होगा? जो उसने अपने आप से कमाया है। तो व्हाट इज अ न्यू थिंग इन दिस स्टोरी कि ये जो 500 आया है, 500 जो आया अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, इसको अभी किस में कन्वर्ट करेंगे? इन्वेस्टर शेयर में। दोबारा जरा इसके ऊपर जाएं जो एग्जांपल पढ़ रहे हैं, एक बोल्ड वर्ड्स आए थे। अब इन्वेस्टर्स शेयर की एंट्री किया करें, तो समझ आ रही प्लीज? प्रॉफिट में भी सिर्फ अपना हिस्सा रिकॉर्ड करेंगे और अनरियलाइज्ड प्रॉफिट की एडजस्टमेंट भी अप टू द इन्वेस्टर्स शेयर की एंट्री करें। बताएं 500 में मल्टीप्लाई बाय क्या करें? 500 मल्टीप्लाइड बाय इज इक्वल टू 200 क्या आया? अब ये वो इस प्रॉफिट है जो इन्वेस्टर शेयर के मुताबिक बनता है। ये 200 किसने किससे कमाया? पेरेंट इन्वेस्टर ने अपने आप से कमाया। ये अपना आप कहां बीच में आ गया? एसोसिएट से कमाया। लेकिन एसोसिएट में 40% इन्वेस्टर हम खुद हैं, तो अपने आप से ये 40% कमाया। 60% किधर गया? उससे हमारी कोई बहस नहीं रही, उससे हमारी कोई बहस नहीं रही। तो व्हाट इज द न्यू थिंग? जब अनरियलाइज प्रॉफिट की अमाउंट आ जाए करेगी तो उसको मल्टीप्लाइड बाय इन्वेस्टर शेयर किया करेंगे। किस केस में ये नहीं हुआ करेगा और किस केस में ये स्टेप हुआ करेगा? अब आप इसकी एंट्री मुझे बता दें। कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, स्टॉक क्रेडिट, ठहर जाए। कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, स्टॉक क्रेडिट। थोड़े सा और डेप्थ में चले जाए, बाद में फिर आप लिखिएगा। कॉस्ट ऑफ सेल किसकी डेबिट? ये प्रॉफिट कमाया किसने था? ये प्रॉफिट कमाया किसने था? पेरेंट इन्वेस्टर ने। प्रॉफिट कम होना किसका है? पेरेंट इन्वेस्टर का। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाते हुए प्रॉफिट कम करने का तरीका क्या है? कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ा दो, कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ा दो। तो कॉस्ट ऑफ सेल किसकी बढ़ाएंगे? पेरेंट की, पेरेंट इन्वेस्टर की। और स्टॉक कहां पड़ा?
स्टॉक कहाँ पड़ा है, तो स्टॉक किसका असूलन कम होना चाहिए, एसोसिएट का। दोबारा ठंडे दिल से, लेट्स अज्यूम पेरेंट ने सब्सिडी को चीजें बेची हैं, बचपन जरा ध्यान में लाए, प्रॉफिट किसने कमाया होगा, पेरेंट ने, उसका प्रॉफिट कम होना है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाते हुए कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ा के, और स्टॉक किसका कम होना है, चीजें किसने बेची हैं, पड़ी कहाँ है, प्रॉफिट कम किसका होना है, प्रॉफिट कम किसका होना है, पेरेंट का, कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ा के, और स्टॉक किसका कम होना है, सब्सिडी के लिए एसोसिएट का। यहां तक आपने हाथ से लिखा। एक जस्ट एक मिनट मेरी तरफ फिगर्स मिट गई, मैं एक मिनट, 3000 डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय, ये क्या करें, सेल परचेज लेस कब होती है, जब प्रॉफिट लॉस बनाएंगे, तो आने दे आहिस्ता 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 आहिस्ता। क्या वो होगा, इंशाल्लाह सोचते हैं, क्या वो हो सकेगा, अभी सोचते हैं, क्या ये हो सकता है, कर लेते हैं, एक नई चीज है बन सके, तो थोड़ा सा हिम्मत। 500 का नाम बताएं अपने आप को जरा तसल्ली से, लेकिन अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को फिर मल्टीप्लाई किससे किया, इन्वेस्टर्स शेयर से, तो इन्वेस्टर का शेयर आ गया अनरियलाइज्ड प्रॉफिट में। 300 एलिमिनेट करने की जरूरत क्यों नहीं, वो रियलाइज्ड है, वो इन्वेस्टर ने अदर से कमा लिया है। ये 200 कब कमाया जा सकेगा, जब एसोसिएट थर्ड पार्टी को बेचेगी, तो ये 200 भी इंशाल्लाह कमा लेंगे। तो इन्वेस्टर के एंगल से 200 इज अनरियलाइज्ड प्रॉफिट विद इन द स्टॉक जो एसोसिएट के पास पड़ा है। अब मैं लिख पी रहा हूं, बोलता इन्वेस्टर हूं, आई होप के सब मेरे साथ है, लेकिन कोशिश तो मैं करता हूं पेरेंट इन्वेस्टर बोलता रहूं, लेकिन पेरेंट, अच्छा पेरेंट वर्ड कितना इंपॉर्टेंट है यहाँ, कंसोलिडेशन होनी ही तब है जब एक सब्सिडरी भी मौजूद है, और तभी इक्विटी मेथड यूज होना है एसोसिएट के लिए कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। जी एनी कंफ्यूजन सर, नोट कर लिए, पहले एक मिनट जरा यहाँ तक, वो इंशाल्लाह कोई इशू नहीं, वो जरा थोड़ा सा चीजें अब मिक्सअप होने वाली, मतलब इकट्ठी करके जरा बात करने लगा। अब सर ये एंट्री बिल्कुल सही हो गई है, लेकिन इस एंट्री में एक प्रॉब्लम है, कंसंट्रेट फुल जरा। हम जब कंसोलिडेशन करते हैं, बल्कि बेहतर रहेगा ये हम क्वेश्चन जो हमने दो किए थे कल छोटे छोटे, वो जरा सामने रख लें, पेज नंबर 240 जरा सामने रखें, क्वेश्चन रहने दे, मेरे ख्याल है शायद सॉरी आंसर रहने दे, क्वेश्चन से शायद बात बन रही है। पेज नंबर 240, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन देखें पहले। जब हम कंसोलिडेशन करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाते हैं, तो एसोसिएट के एसेट्स लायबिलिटीज को भी प्लस करते हैं। तो अब अपने ज़हन में जरा कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ज़हन में लाएं विद रिस्पेक्ट टू स्टॉक। पेरेंट का स्टॉक आ रहा होगा, सब्सिडरी का आ रहा होगा, और ब्रैकेट क्लोज हो गए, क्यों, एसोसिएट का भी तो आएगा। तब प्रॉब्लम अब ये है, बोर्ड पे जरा एंट्री देखें, एसोसिएट का स्टॉक कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आ ही नहीं रहा होगा, और माइनस एसोसिएट के स्टॉक नहीं होगा, स्टॉक क्रेडिट किसका किसका भाईजान, एसोसिएट। तो एसोसिएट के स्टॉक्स भी तो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आ रहे होंगे, किस किस का आके ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी, पेरेंट का, सब्सिडरी का, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। अब हमने ये एडजस्टमेंट कहाँ करनी है, स्टॉक में, किसके स्टॉक में, एसोसिएट का स्टॉक होगा ही नहीं, तो एडजस्टमेंट कहाँ करें, कोई इशू नहीं, कर लेनी हमने, लेकिन स्टॉक किसका नहीं होगा कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, एसोसिएट। लेकिन जरा नेक्स्ट पेज पे जाए, क्वेश्चन नंबर 2, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ध्यान में लाएं, ये पे नेक्स्ट पेज था, पेज नंबर 241, पेज 241,
प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाते हुए भी क्या एसोसिएट की सेल, परचेज, कॉस्ट ऑफ सेल वगैरह आ रही होगी? किसकी आ रही होगी? इस वक्त कॉस्ट ऑफ सेल पे जरा बात होनी है, तो फॉर एग्जांपल फिगर अगर ढूंढी जाए तो कॉस्ट ऑफ सेल 111318 प्लस 5524 इनटू 5/12 विफानी ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी किसकी? कॉस्ट ऑफ सेल के बगैर ही। लेकिन क्या इन्वेस्टर पेरेंट इन्वेस्टर की कॉस्ट ऑफ सेल आ रही होगी? तो क्या उसमें प्लस हो सकता है? हमारी इस एंट्री का एक इफेक्ट जाना है पेरेंट इन्वेस्टर की कॉस्ट ऑफ सेल में, और दूसरा इफेक्ट जाना है एसोसिएट के स्टॉक में। तो क्या इस केस में कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट हो सकती है? इसमें इशू नहीं है। मसला किस में है? स्टॉक इसमें क्रेडिट नहीं हो सकता। पेरेंट इन्वेस्टर की अपनी कॉस्ट ऑफ सेल तो कंसोलिडेट होनी है, तो इसमें 200 जमा किया जा सकता है। लेकिन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एसोसिएट का स्टॉक ना होने की वजह से हमें स्टॉक के बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। तो कौन सा हेड सही है, कौन से में प्रॉब्लम है? तो कॉस्ट ऑफ सेल तो एज इट इज ही डेबिट हो सकती है क्योंकि वो पेरेंट इन्वेस्टर की है। स्टॉक एसोसिएट का है, उसने कंसोलिडेट होना है। यहां तक सब मेरे साथ है। लेकिन अब टेंशन छोड़ के रिलैक्स रहकर जरा बात सुनिएगा। सब्सिडी नहीं, एसोसिएट की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ज़हन में लाएं। किसकी? एसोसिएट की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ज़हन में लाएं। उसमें स्टॉक मौजूद है, उसमें स्टॉक मौजूद है। हम उसके स्टॉक को क्या करना चाहते हैं? हिम्मत करनी है फुल जरा, इनडायरेक्टली एडजस्टमेंट हो जानी है। हम एसोसिएट के स्टॉक को कम करना चाहते हैं। कितने से? 200 से। एसोसिएट का स्टॉक कम होने से एसोसिएट के एसेट्स कम हो जाएंगे। सर किसका क्या कम होने से क्या कम हो जाएगा? एसोसिएट के स्टॉक को कम करने से एसोसिएट के टोटल एसेट्स कम हो जाएंगे। करंट एसेट्स कम हो जाएंगे, टोटल एसेट्स कम हो जाएंगे। अगर उसके टोटल एसेट्स कम हो गए तो एसोसिएट के नेट एसेट्स कम हो जाएंगे। क्या कम होने से क्या कम होके क्या कम हो जाएगा? स्टॉक कम होने से, एसेट्स कम होने से नेट एसेट्स कम हो जाएंगे। एसोसिएट के नेट एसेट्स अगर कम होंगे तो हमारा उन नेट एसेट्स में शेयर कम होता है। क्या एसोसिएट के नेट एसेट्स में आप शेयर लेते हैं? क्या एसोसिएट के नेट एसेट्स में आप शेयर लेते हैं? एसोसिएट के नेट एसेट्स में अगर हमारा शेयर कम हो गया तो हमारी इन्वेस्टमेंट की कैरिंग अमाउंट कम हो जाएगी। ये आप अपनी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन रजिस्टर में देखें जो थोड़ी देर पहले अपने बनाई। आपने इक्विटी अकाउंटिंग मेथड से कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट होने वाला, उसकी जरा ब्रैकेट में आ रहा है। ये 31.5 के है कैरिंग अमाउंट, उसकी ब्रैकेट में आ रहा है। 30 क्या है? कॉस्ट। 3 क्या है? प्रॉफिट का शेयर है, प्रॉफिट का शेयर है, प्रॉफिट का शेयर है। किसी के ज़हन में है ये प्रॉफिट का शेयर हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? प्रॉफिट से कैलकुलेट करते हैं, लेकिन हम उसे एनालिसिस ऑफ इक्विटी में कैलकुलेट करते हैं। जरा कल वाला पेज हो जाएगा, कल वाला पेज। कल वाले पेज पे मेरा ख्याल है फिगर 6000। ये जो नेट एसेट्स में चेंज है, ये थोड़ी देखो, नेट एसेट्स में जो चेंज है उसी वो चेंज प्रॉफिट्स की वजह से है ना। वही रिटेन्ड अर्निंग का चेंज एक वर्किंग हुई है ना एनालिसिस ऑफ इक्विटी में। ये 6000 जो शेयर आया था किसमें से आया होगा? नहीं, टोटल अमाउंट पीछे क्या था? 25,000, 25,000, 24,000, 24,000। रिटेन्ड अर्निंग्स का चेंज, क्या रिटेन्ड अर्निंग्स का चेंज मींस प्रॉफिट? जी रिटेन्ड अर्निंग्स का चेंज मींस प्रॉफिट होता है, और रिटेन्ड अर्निंग्स का चेंज मींस इक्विटी में चेंज। इक्विटी में चेंज आएगा, प्रॉफिट्स में चेंज आएगा, तो क्या हमारे शेयर में चेंज आएगा? और अगर हमारे शेयर में चेंज आया तो क्या हमारी इन्वेस्टमेंट इफेक्ट होगी? पूरी बात दोबारा सुने, बोर्ड पे देखें।
स्टॉक कम करना चाहते हैं हम किसका, एसोसिएट का, उससे एसोसिएट का टोटल एसेट्स कम हो जाएंगे, टोटल एसेट्स कम होने से नेट एसेट्स कम हो जाएंगे, और नेट एसेट्स कम होने से हमारा शेयर इन नेट एसेट्स कम हो जाएगा, और हमारा शेयर इन नेट एसेट्स कम होने से हमारी इन्वेस्टमेंट की फिगर कम हो जाएगी। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन दोबारा कंसोलिडेटेड ज़हन में लाएं। यकीनन स्टॉक तो नहीं आ रहा होगा एसोसिएट का, लेकिन क्या हमारी अपनी इन्वेस्टमेंट कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आ रही होगी? तो किसका इफेक्ट अल्टीमेटली कहां तक पहुंच जाएगा? स्टॉक के कम होने का इफेक्ट अल्टीमेटली हमारी इन्वेस्टमेंट की कैरिंग अमाउंट को कम कर देगा। तो स्टॉक को क्रेडिट करने की बजाय हम इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट को क्रेडिट करके एंट्री पूरी कर देंगे। पेज नंबर 247 पे एक मिनट आए। एक एंट्री आपको वो नजर आएगी जो अभी हमने लिखी है, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट किसकी, इन्वेस्टर की। ऊपर 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 स्टार्ट में एक एंट्री लिखी हुई है, स्टॉक किसका, इसके नीचे आएगा स्टॉक ऑफ एसोसिएट डजंट अपीयर इन द कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। रुक गए यहाँ, सही है? किसका स्टॉक कहाँ अपीयर नहीं होता? Therefore stock is replaced by investment in associate। क्यों? Net assets of associate including stock were recorded at higher amount, full concentrate होना है। इससे पहले कि आप पढ़ें बिकॉज से वापस आ रहे हैं और अपने जहन में दोबारा एसोसिएट की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना रहे हैं। क्या फिलहाल उस स्टॉक में 200 प्रॉफिट भी आ रहा होगा? फिलहाल उसमें स्टॉक में 200 आ रहा होगा? तो क्या फिलहाल वो स्टॉक 200 से ज्यादा? क्या फिलहाल वो 200 से ज्यादा है? असल में सर ये होता ये है कि जब हम एनालिसिस ऑफ इक्विटी की वर्किंग करते हैं, एनालिसिस ऑफ इक्विटी की वर्किंग करते हैं, तो मैं आपसे अक्सर क्वेश्चन पूछता हूँ इक्विटी क्या थी और क्या है, उसका चेंज हम लिख लेते हैं। ये इक्विटी क्या है और क्या थी का डिफरेंस हम लेते कहां से? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से। क्या है क्या थी। अगर मैं आपसे कहूँ एसोसिएट की इक्विटी क्या है, तो आप कहां देखेंगे? एसोसिएट की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ऐसे ही करेंगे, क्या थी वो हमने ऊपर एट एक्विजिशन में लिया होगा। अब एसोसिएट की इक्विटी जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में होगी उसमें हायर स्टॉक का इफेक्ट आ रहा होगा। सर जी आ रहा होगा सर। तो जब हमने एनालिसिस ऑफ इक्विटी में उसका चेंज लिया होगा जब हमने चेंज लिया होगा तो वो हायर स्टॉक की बेस पे चेंज आ रहा होगा। 200 हायर स्टॉक की बेस पे चेंज आ रहा होगा। हमने वक्ती तौर पे उसी की बेस पे अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया होगा। क्या स्टॉक पहले 200 से ज्यादा आ रहा है? उससे क्या हुआ होगा? एसेट्स बढ़े। एसेट बढ़ने से क्या होगा? नेट एसेट्स बढ़े हुए थे, हम बढ़े हुए नेट एसेट्स में से अपना शेयर ले लेंगे। लेकिन बाद में अगर हमें पता चला कि अनरियलाइज्ड प्रॉफिट की एडजस्टमेंट है, तो जो हमने शेयर लिया होगा वो ज्यादा आ रहा होगा, और ज्यादा जो शेयर आ रहा होगा उसकी वजह से हमारी इन्वेस्टमेंट की कैरिंग अमाउंट वक्ती तौर पे बढ़ गई हो। तो इस एंट्री का मकसद क्या है कि हमारी वो जो इन्वेस्टमेंट है वो भी फाइनली उस फिगर पे आ जाए जिसपे उसे होना चाहिए। तो एक एंट्री है, गौर से सुना जरा, एक एंट्री है इन्वेस्टमेंट डेबिट शेयर ऑफ प्रॉफिट क्रेडिट। ये एंट्री आप कैसे किया करेंगे? किन फिगर्स की बेस पर? सेंस वाली वर्किंग में देखा करेंगे, प्रॉफिट देख के वर्किंग कर लेंगे। उस वक्त ये एंट्री हमने नहीं की होगी। ये एंट्री फिर हम अलहदा रिकॉर्ड कर रहे हैं। अगर हम वो एंट्री करते हुए अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का इफेक्ट कंसीडर नहीं कर रहे तो उस वक्त हमारी उस एंट्री में एक्स्ट्रा प्रॉफिट का शेयर आ गया होगा, जो फिर हम अनरियलाइज्ड प्रॉफिट की एडजस्टमेंट करके वापस शायद उसी फिगर पे चले जाएंगे जिस पे जाना चाहिए। मैं जरा इसे दोबारा ट्राई करता हूँ। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एसोसिएट के ज़हन में लाए बिफोर दिस एडजस्टमेंट। क्या स्टॉक में 200 ज्यादा आ रहा होगा? अकॉर्डिंगली उसी के बेस पे हमने कैलकुलेशन कर ली। बल्कि शायद सही फिगर ये है स्टॉक में 500 ज्यादा आ रहा हो,
स्टॉक में 500 ज्यादा आ रहा होगा या 200 ज्यादा आ रहा होगा, 500 ज्यादा आ रहा होगा, और देखो 500 से इक्विटी बढ़ी होगी। हमने उसका फिर 40% किया होगा, तो उस 40% में ये 200 भी आ गया होगा। सर जी ठीक है सर। अब हमें देयरफॉर क्या करना है, स्टेप वाइज हमारा स्टॉक को बढ़ाना है, कम करना है। किसका? एसोसिएट का स्टॉक कम किया, उससे क्या हुआ, उससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ, उसके एसेट्स कम हुए, उससे क्या हुआ, नेट एसेट्स कम हुए, और नेट एसेट्स कम होने से हमारी शेयर ऑफ नेट एसेट्स में हिस्सा कम हो गया, जिसका इफेक्ट फिर इन्वेस्टमेंट तक पहुंच गया। तो जब हमने ओरिजिनली शेयर लिया होगा तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एसोसिएट से लिया होगा, सही कह रहा हूं, और उसमें फिर हमें अब इस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, ताकि हमारा वो जो शेयर ऑफ इन्वेस्टमेंट ज्यादा रिकॉर्ड हुआ था वो माइनस होकर अब 200 कम हो जाए। ये 200 क्यों कम हो जाए, हमें इतना इतराज क्या है इस 200 पे? इस एंट्री को अगर पूरा देखें तो कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट करने से अब क्या होगा, नहीं थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, शेयर ऑफ प्रॉफिट में तो ये शायद मैं माइनस नहीं कर रहा, शेयर ऑफ प्रॉफिट यकीनन ज्यादा आ रहा होगा, लेकिन ये कैसे कंपनसेट हो जाएगा? 200 कॉस्ट ऑफ सेल में बढ़ा देंगे अगर हम, तो अल्टीमेटली नीचे जाके शेयर ऑफ प्रॉफिट से एडजस्ट हो जाएगा, और स्टॉक की जगह हम क्या क्रेडिट कर लेंगे, इन्वेस्टमेंट, ताकि जो हायर फिगर बनी थी असल में शायद वही एंट्री जो हमने की हुई उसी को एडजस्ट कर रहे हैं। कॉस्ट ऑफ सेल इसलिए डेबिट हो सकती है क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल ऑफ पेरेंट ने कंसोलिडेट होना है, लेकिन स्टॉक ऑफ एसोसिएट ने कंसोलिडेट अब नहीं होना, तो उसको कम करेंगे तो आपकी अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट की फिगर कम हो जाएगी। मेरी बात को फाइनली समझ आई है? तो देयरफॉर अब एंट्री क्या बन रही है, इसकी जगह हम एंट्री क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ दिस अच्छा सिर्फ एक पॉइंट अगर आपने समझ आ गया मेरा, मैं इसीलिए जरा कोशिश कर रहा हूँ ज्यादा टाइम लगाऊं, बाकी सारी एडजस्टमेंट्स आप मेरे खुद करवा सकते हैं। सिर्फ सोचना अब क्या होगा, किसका क्या इफेक्ट हो रहा है, किसका क्या इफेक्ट हो रहा है, और क्या वो कंसोलिडेट होना ही नहीं होना, और अगर नहीं होना किसी चीज ने कंसोलिडेट, तो फिर उसका इफेक्ट कहाँ जाना है ये इंशाल्लाह हमने ढूंढ लिया। दोबारा पूरी एंट्री कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट स्टॉक क्रेडिट ही है, लेकिन कॉस्ट ऑफ सेल किसकी, तो इंस्टेड ऑफ दिस एंट्री क्या कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट हो सकती है? वो क्यों? क्योंकि उसने कंसोलिडेट होना है, लेकिन स्टॉक किसका है, क्या उसे कम करना है, तो उसको कम करने से अल्टीमेटली हमारी इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट की फिगर क्रेडिट हो जाएगी। तो क्या की जगह क्यों क्या क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि उसके कम होने से अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट नहीं कम होना। क्लियर हो गया? करें नोट। एनी कंफ्यूजन सर? कहाँ फिक्स जाएंगे इसके, कॉस्ट ऑफ सेल में प्लस कर देंगे और इन्वेस्टमेंट में से माइनस कर देंगे। आगे चलो, इफ ओनली स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इज प्रिपेयर्ड, नेक्स्ट लाइन लिखें, इफ ओनली कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इज प्रिपेयर्ड। अच्छा मैं आपको पेज नंबर 247 पे लेके तो गया था, लेकिन आपने वापस 246 पे आ जाना। मेरा ख्याल एक दफा बात पूरी कर लेते हैं, फिर जरूरत पड़ेगी तो पढ़ लेते हैं आगे। इफ ओनली क्या, अब इसी एंट्री को देखें आप और वर्ड्स बदलें, हिम्मत जवानो हिम्मत हिम्मत हिम्मत, CRE डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, तो ये इशू नहीं होगा। आपने क्या करना है,
पूरा ज़हन में रखना है, ऑटोमेटिकली ये करना कोई इशू नहीं है। एनसीए विल बी इफेक्टेड। अब ये कोई बहस है, ये बहस कब हुआ करेगी? पेरेंट सब्सिडी रिलेशनशिप में। यहां हमने रिकॉर्ड ही कितना किया है, जो इन्वेस्टर का शेयर है। आई होप क्या बात को समझ आ गई यहां पर। चले आगे, अगली सारी एग्जांपल्स आपकी हैं, नोट कर लें तो बता दीजिए। नोटेड है सर? चले सर, 20 सिनेरियो। यूज द सेम इंफॉर्मेशन एज अबव का मतलब वही जो ए में था, एक्सेप्ट क्या? ओनली 80% ऑफ द इन्वेंट्री दैट वाज सोल्ड टू ए वाज इन हैंड एट द ईयर एंड। धोखा ना खाएगा, सेंटेंस सही पढ़ो। जी सिनेरियो 2 में, इस बी सिनेरियो में वर्किंग शुरू करो। किसने किसको बेचा है? अच्छा देख के ना काइंडली लिखिएगा, दोबारा पूरा सोच लें, आपके लिए है, आपने लिखना है, सही तरह में सब वाइंड अप करें। किसने किसको बेचा है? पेरेंट एसोसिएट, सेम सिनेरियो है। कितनी की चीजें बेची हैं? कितने की बेची हैं? कितने प्रॉफिट पे बेची हैं? 20% मार्कअप पे बेची हैं। एवरी अदर थिंग इज सेम एक्सेप्ट स्टॉक। सारा नहीं पड़ा और 20% पड़ा है तो 80% बिक गया है। कितना पड़ा है? वर्किंग करवाएं, बोर्ड पे देखें। कितने की चीजें बेची हैं? 3000 मल्टीप्लाइड बाय 80% या 20%। स्टॉक पड़े हुए में मसला है के में कितना पड़ा है? 2400। मत लिखें, इस तरह मत लिखें, गलत हो गया है। 3000 क्या लिया मैंने? टोटल बेचा है। 80% क्या किया है? स्टॉक पड़ा है। ये स्टॉक की सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है? स्टॉक की सेलिंग प्राइस आ गई। अभी नहीं, अभी नहीं। 2400 क्या है? 2400 क्या है? स्टॉक पड़ा है। कहाँ पड़ा है? एसोसिएट में पड़ा है। किसने बेचा है? 2400 किसकी सेलिंग प्राइस है? पेरेंट की सेलिंग प्राइस है। डिवाइड बाय 120 इंटू 20। आंसर सॉल्व करें प्लीज। आंसर 400 क्या है? 400 क्या है? स्टॉक के अंदर प्रॉफिट है। क्या ये स्टॉक के अंदर टोटल प्रॉफिट है? मल्टीप्लाइड बाय, ये क्यों याद आया है? इन्वेस्टर शेयर इनटू इज इक्वल टू 160। 160 क्या है? इन्वेस्टर शेयर इन अनरियलाइज्ड प्रॉफिट की एंट्री क्या है? कॉस्ट ऑफ सेल किसकी डेबिट होनी है? हो सकती है क्रेडिट क्या होना है? रट्टा लग जाएगा, इस तरह ना करें। स्टॉक क्रेडिट होना है किसका? वो कंसोलिडेट नहीं होता है, उसकी जगह इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। इस तरह बेटा रटा ना लगाइएगा, एंट्री वही ज़हन में रखें और अकॉर्डिंगली इंशाल्लाह ऐसा ऐसा हिम्मत करके एडजस्ट कर लिया करेंगे। व्हाट इज द पूरी एंट्री? कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, स्टॉक क्रेडिट। लेकिन किसका स्टॉक? एसोसिएट का स्टॉक कम होने से क्या होगा? आहिस्ता आहिस्ता चलते 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 कहां तक गेम पहुंच जाएगी? इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी। लिखें, हमने लिख लिया है। एनी कंफ्यूजन? यार 80% तो चीजें बिकी हुई। दैट वाज सोल्ड वाज इन हैंड इफ ओनली स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इज प्रिपेयर्ड। लिख के लिख के लिख के जी सर।
CRE डेबिट, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। एनी कंफ्यूजन? चलिए सी सिनेरियो, सिचुएशन पलटे जरा। P is 40% shareholder of A, underline expert. P buys inventory from A. बेचा किसने? During the year, P bought inventory from A for ₹3,000. The cost, inventory had cost 2,500. 80% of this inventory was on hand at the year end. ठीक है, अपस्ट्रीम है या डाउनस्ट्रीम है? पानी ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जा रहा है। कोई नहीं, पहुंचा देंगे इंशाल्लाह, मोटर लगा लेंगे। सी कंसंट्रेट करना। यहाँ फिर एक मसला आना है, वो वाले मसले नहीं आने चाहिए जो आ रहे हैं, नए मसले आने चाहिए, पुराने नहीं। 3,000 बताएं क्या? कितना % प्रॉफिट ऐड किए? ये बताया नहीं है, कोई इशू नहीं अगर नहीं बताया, हम निकाल भी सकते हैं। कितने कॉस्ट थी? 2500। अगर हम चाहे निकाल सकते हैं, लेकिन एक सेकंड रुके जरा, निकालने की जरूरत नहीं, थोड़ा बड़े होने की कोशिश करो। ठहरे ठहरे, प्रॉफिट है कितना? 500। बिल्कुल डरना नहीं है। ओके सॉरी, सबसे पहले किसने किसको बेचा हुआ? एसोसिएट टू पेरेंट सिचुएशन। प्रॉफिट कमाया कितना था एसोसिएट ने? 500। कितने % चीजें बिक गई हैं? कितने % चीजें बिक गई हैं? 20%। इन अदर वर्ड्स 20% जो प्रॉफिट था वो तो रियलाइज हो गया है, तो प्रॉफिट को भी मैं 80% करके क्या निकाल सकता हूं? अनरियलाइज प्रॉफिट। रिलैक्स होकर सोचे ना, नहीं वो ठीक है, अभी नेक्स्ट स्टेप होना है। नेक्स्ट स्टेप होना है 500 इंटू 80% मीन्स टोटल प्रॉफिट का अनरियलाइज हिस्सा। अनरियलाइज हिस्सा यकीनन चाहे तो यहां से मार्कअप मार्जिन की परसेंटेज निकाल सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, लेकिन प्रॉफिट से भी प्लीज हो सकता है। एनी कंफ्यूजन? 400 क्या है? अनरियलाइज प्रॉफिट। अगला स्टेप बताएं। इन्वेस्टर शेयर। इन्वेस्टर शेयर यहां भी रुक के जरा सोच रहे हैं, किसने कमाया? एसोसिएट ने। एसोसिएट में हम 40% तो शेयर होल्डर हैं, जो हमारे अलावा लोग हैं उन्होंने जो हमसे कमाया है वो बहस में नहीं है, जो किसने किससे कमाया वो बहस में है। एसोसिएट ने जो 40% पेरेंट से कमाया है वो आपस में अनरियलाइज्ड है। तो वंस अगेन इन्वेस्टर शेयर। आंसर आया 160। डन है यहां तक? सोच के डबल एंट्री बताएं। बिल्कुल ठीक है। कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, एक मिनट, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, स्टॉक क्रेडिट। अब रिलैक्स होकर जरा बताएं किसकी कॉस्ट ऑफ सेल? एसोसिएट की। क्यों? उसने प्रॉफिट कमाया है, उसका प्रॉफिट कम होना है कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ा के, और स्टॉक कहां पड़ा होगा? कितने से? 160। पहले यहां तक आ जाए, फिर आपसे पूछता हूं इसे चेंज होना चाहिए या नहीं। तो एकदम रटाने लगाएं, बेसिक एंट्रीज में रखें, बाकी इंशाल्लाह गेम चला लेंगे। कभी मैं कॉस्ट ऑफ सेल के साथ पी लिखता हूं, कभी ए। कोई टेक्निकल चेंज? किसने चीजें बेची हैं? प्रॉफिट किसने कमाया है? कम किसका होना है? एसोसिएट का। कैसे कम होना है? कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ा के। स्टॉक पड़ा कहाँ है? कम किसका होना है? एंट्री लिखें और एंट्री को सोचें। कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट करने में अब प्रॉब्लम आएगा या स्टॉक क्रेडिट करने में प्रॉब्लम आएगा? वो स्टॉक क्रेडिट करने में आएगा यार। एसोसिएट की कॉस्ट ऑफ सेल कंसोलिडेट नहीं होनी या होनी है? क्या कंसोलिडेट होना है? तो स्टॉक क्रेडिट करने में तो इशू नहीं है। कॉस्ट ऑफ सेल
डेबिट क्यों नहीं? क्योंकि एसोसिएट कॉस्ट ऑफ सेल आनी नहीं, लेकिन रिलैक्स हो जाए। कॉस्ट ऑफ सेल एसोसिएट की डेबिट होने का मीनिंग क्या है? प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो किसका प्रॉफिट कम हो जाएगा? तो क्या हमारा शेयर ऑफ प्रॉफिट कम नहीं हो जाएगा? क्या हमारा शेयर ऑफ प्रॉफिट कंसोलिडेट होना है? सर जी इसने तो आना है ना सर, शेयर ऑफ प्रॉफिट तो आना है। किसकी कॉस्ट ऑफ सेल बढ़नी है? एसोसिएट की। उससे क्या होगा? किसका? पहले उसका। उसका कम होने से हमारा शेयर ऑफ प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो इसकी बजाय एंट्री क्या हो जाएगी? शेयर ऑफ प्रॉफिट डेबिट। शेयर ऑफ प्रॉफिट डेबिट स्टॉक क्रेडिट। इंस्टेड ऑफ दिस शेयर ऑफ प्रॉफिट डेबिट स्टॉक क्रेडिट। शेयर ऑफ प्रॉफिट भी तो एसोसिएट का है। यस सर, है वही है सर। शेयर ऑफ प्रॉफिट भी तो एसोसिएट का है, लेकिन वो हमारी कंसोलिडेशन में आना है, उसका शेयर हमारी रिकॉर्डिंग में आना है। इन अदर वर्ड्स बताइए इफेक्ट कहाँ कहाँ जाएंगे? शेयर ऑफ प्रॉफिट डेबिट कहाँ इफेक्ट देगा? प्रॉफिट एंड लॉस में, और स्टॉक क्रेडिट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। assumed है? If only consolidated statement of financial position is provided. ये एनसी वर्ड नहीं आ रहा है, हम खुद ही एनसी हैं। ये सही है, सबसे बेहतरीन बात है, हम खुद ही एनसी हैं। हमने किसी का क्या हिसाब रखना, हमारे लिए अपने ही मुश्किल हो गया जी। एंट्री और से देखें फाइनल, क्या वर्ड बदलना चाहिए? किसकी जगह? सीआरई डेबिट एंड स्टॉक क्रेडिट, इन्वेंट्री स्टॉक क्रेडिट। आई होप के आखिरकार बात तो बन गई। अब तो बेसिक एंट्री ना बदलें, बाद में सोच लें कि कहाँ चेंज आना चाहिए कंसोलिडेशन के एंगल से। ओके सर, अब यहां तक तो अलहमदुलिल्लाह बात हो गई है इंटर कंपनी सेल ऑफ गुड्स की। क्या कोई फिक्स्ड एसेट भी बेचा जा सकता है? उसमें एक एक्स्ट्रा इशू भी आता है, गेन टू बी रिवर्स के साथ साथ डेप्रिसिएशन का इशू भी आता है, और फिर नेट गेन टू बी रिवर्स तक हम पहुंचते हैं। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ है, सवाए उसके कि इन्वेस्टर शेयर कैलकुलेट होना। तो आज विदाउट एनी टेंशन, बिल्कुल रिलैक्स रह के डी और ई स्टोरी वाइंड अप करवाएं। डी में पेरेंट इज अ 40% शेयर होल्डर of A sold plant which is property plant equipment to P. किसने किसको? At the beginning of the current year, उसी लाइन से चल रहा है, at the beginning of the current year बेचा with a carrying amount of rupees 20,000 to P for 25,000. किसने किसको बेचा? वो कितना प्रॉफिट कमाया? कब बेचा? Beginning of the current year. Next time, on the date of sale, the asset has a remaining useful life of 5 years. सब कुछ वही है जो आपको पता है। वर्ड सुने, किसने किसको बेचा? एसोसिएट टू इन्वेस्टर। मत लिखे इस तरह, पहले देखा करें कितना गेन कमाया, तो गेन टू बी रिवर्स कितना? 5,000। डेबिट या क्रेडिट? डेबिट क्रेडिट, क्रेडिट हुआ होगा हम डेबिट करेंगे। डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज या टू बी रिवर्स? अगर लॉस होता तो डेप्रिसिएशन टू बी, ये कब से कब तक की रिवर्स होनी होती है? सेल से कंसोलिडेशन डेट तक। तो कितना अर्सा गुजरा है? 1 साल। बिगिनिंग ऑफ द करंट ईयर क्या वर्किंग करूं? 5,000 रिमेनिंग लाइफ ढूंढे, डिवाइड बाय 5, हाउ मेनी मंथ्स? पूरा साल ही बनता है हमेशा। डेट ऑफ सेल कंसोलिडेशन डेट अपने रिवाइज किया, 8/12 हुआ था। कहाँ देख लेते हैं बाद में। 1,000 डेबिट या क्रेडिट? डेप्रिसिएशन टू बी रिवर्स, डेबिट क्रेडिट
net gain to be reversed, net gain to be reversed, net gain to be reversed, 4,000 debit या credit, 4,000 debit या credit, debit, यहां तक कोई पेरेंट सब्सिडरी रिलेशनशिप में और इसमें कोई चेंज मेरा नहीं ख्याल. What should be changed? Multiplied by इन्वेस्टर शेयर. क्या सारा रिवर्स होना है या इन्वेस्टर शेयर तक रिवर्स होना है? ये 40%, 60%, 80% यहां कोई स्टोरी नहीं आती. इसको बोल जाए एक सेकंड एसोसिएट को 4,000 जेम रखें. लेट्स अज्यूम ए की जगह एस हो. होल्ड ऑन. सब्सिडी ने सपोज पेरेंट को बेचा और 4,000 रुपया नेट गेन टू बी रिवर्स है. एंट्री ट्राई करें. गेन ऑन डिस्पोजल डेबिट, एसेट क्रेडिट, प्लांट क्रेडिट, ब्रैकेट खोलें. एनसी विल बी अफेक्टेड. पहले पूरा रिवर्स होगा और फिर एनसी का शेयर अलग डिस्ट्रीब्यूट होगा. लेकिन यहां इन्वेस्टर्स शेयर आ जाएगा. व्हाट इज इन्वेस्टर शेयर? 40%. इट मीन कितना बस गेन रिवर्स होगा? 1600. यहां तक वर्किंग नहीं. सोचें जरा, लिखते हुए. इस वक्त हंसने वाली कौन सी बात ढूंढ ली है या काफी देर से ढूंढी हुई थी? $4,000 क्या है? 100% गेन टू बी रिवर्स. 100% नेट गेन टू बी रिवर्स. 40% क्यों आ गया है? या बस प्रॉब्लम फाइनली ये रहनी है आफ्टर टुडेज क्लास कि क्वेश्चन मिक्स हो जाने. और ये बस याद रखना है कि सब्सिडरी है, एसोसिएट है, किसके दरमियान है. प्रैक्टिस इंशाल्लाह यहां से रिक्वायर्ड होगी. ठीक है सर जी. 1600 की विदाउट एनी चेंज वर्ड्स एंट्री सोचो. गेन ऑन डिस्पोजल डेबिट, बिल्कुल ठीक है. एनी कंफ्यूजन? एनी कंफ्यूजन? अब बताएं गेन किसका डेबिट? एसोसिएट का. प्लांट किसका क्रेडिट? पेरेंट का. ऐसे ही नहीं यार. अब इंस्टेड ऑफ दिस कोई प्रॉब्लम है? उससे सोचें. इंस्टेड ऑफ दिस, जी बिल्कुल ठीक है. अपने आप को एक स्टोरी बनाए. इंस्टेड ऑफ दिस, हिम्मत हिम्मत हिम्मत. ऐसे ही होगा. गेन किसका कम होना है? एसोसिएट का. उससे क्या होगा? शेयर ऑफ प्रॉफिट कम हो जाएगा. और प्लांट किसका कम होना है? पेरेंट का. उससे क्या होगा? प्लांट क्रेडिट हो जाएगा. क्या नहीं आ रहा होगा? क्या आ रहा होगा? गेन कंसोलिडेशन में नहीं आ रहा होगा. एसोसिएट का गेन, प्लांट तो कंसोलिडेशन में आ रहा होगा. तो किन वर्ड्स में मसला है? क्या एंट्री बनी? शेयर ऑफ प्रॉफिट डेबिट एंड प्लांट क्रेडिट. अजम्ड है सर? ठीक है सर. इफ ओनली भाईजान, if only consolidated statement of financial position. ये पीछे तो गेम ऑन हुई हुई. होल्ड ऑन भाईजान, होल्ड ऑन. if only एंट्री बनाए. लास्ट टाइम में से बताया जी एंट्री.
आवाज नहीं आ रही, आपको भी नहीं आ रही? नो नो, अभी भी सबको अपनी नहीं आई। लास्ट लाइन में इतने सारे बैठे हैं, सारी लास्ट लाइन सिर्फ नहीं, लास्ट लाइंस। फाइनल एंट्री CRE डेबिट, प्लांट क्रेडिट, NC विल बी इफेक्टेड। सिचुएशन रिवर्स करें और खुद से करें। सपोज सेम सिचुएशन है, नोट कर लिया, रजिस्टर में लिख लें, खुद ही कर लें, सब कुछ सेम है, सवाए इसके कि पेरेंट ने सपोज एसोसिएट को बेचा है, या ई सिनेरियो मेरे ख्याल बना हुआ, सॉरी ई पढ़ने दो, ई लाइन आखिरी 246, एवरीथिंग इज सेम, सपोज पेरेंट टू एसोसिएट ये ट्रांजैक्शन है, सब कुछ खुद से लिख के कीजिएगा, शॉर्टकट नहीं, वर्किंग में खुद लिख लें, अपने हाथ से लिख लें, गेन टू बी रिवर्स, डेप्रिसिएशन टू बी रिवर्स, वर्किंग भी लिखें, मल्टीप्लाइड बाय भी ढूंढें, और फाइनल एंट्री बनाने की कोशिश करें। ये जरा फात को एक मिनट बुलाइए, फात है ये दिखाना मुझे, देखो शुरू हुआ, कहाँ पर कंप्लीट हो गया इसमें, और कोई चीज डिस्कस नहीं, इसके अंदर में मैंने तो होमवर्क दी, कोई देखेगा नहीं, इसके अंदर में मैंने बोला था बस, ठीक है, फिर कर दो, वो दूसरा रहने दो बस, दूसरा रहने दो बस, यही कितना यही वाला कर दो, कितनी देर गई? नहीं नहीं, बस यही बोलेगा। जी सर जी, गेन टू बी रिवर्स बना 4000, नेट गेन टू बी रिवर्स इनटू क्या हुआ 1600 की एंट्री, गेन डेबिट, प्लान क्रेडिट, अब गेन किसका, पेरेंट का, प्लान किसका, चलाएं गेन। अच्छा, फर्क अब सिर्फ ये होगा, फर्क सिर्फ ये होगा कि हमने इस वक्त तो पहले वो एंट्रीज लिखी और फिर फंसाई की हैं, कोशिशें करेंगे कि ये एंट्री ज़हन में रहे और इसी को सही करके फाइनली पेज पे लिखें। तो चेंज करें, गेन डेबिट हो सकता है, लेकिन प्लान किसका है, इसको कम करना चाह रहे हैं, इंस्टेड ऑफ दिस
तो एसोसिएट का अगर एसेट कम करेंगे तो अल्टीमेटली हमारी इन्वेस्टमेंट तक का इफेक्ट आ जाएगा। एनी कंफ्यूजन? अगर सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना रहे हो, गेन की जगह सीआरई डेबिट और इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट क्रेडिट होता है। कुछ बात बन गई है सर? आए पेज नंबर 249। इंशाल्लाह सवाल शुरू हो जाने सर, टेंशन ना लो। 249 एग्जाम्पल एक पढ़े, ये दो छोटी छोटी एग्जाम्पल पहले और करो। जी entity P acquired 40% of equity shares of entity A on 1st January 16. The cost of investment was 2,05,000. Assume no gain on acquisition. हो सकता है वैसे? गुडविल की बात उसने क्यों नहीं की? अगर होती भी तो हमने रिकॉर्ड नहीं करनी थी, अलग रिकॉर्ड नहीं करनी थी। At 31st December 16, entity A made a profit of 276,000 since the date of acquisition. Post acquisition profits. In the year to 31st December 16, entity P sold goods to entity A at a sale price of 2 lakh. डरे बगैर आगे अंडरलाइन करें, at a markup of 100% on cost. What is 100? What is 100? What is 100? 100. Cost 100 है. What is profit? 100. What is sale price? 200. आपको हो सकता है ज्यादा लग रहा हो, कोई मसला नहीं, वो अकेला इशू है। क्वेश्चन में क्या कर रहा है? What is 100? What is profit? 100. What should be sale price? 2 लाख और से देखें, क्या 2,02,000 के बराबर है? 2,02,000 के बराबर है सर। Goods amount rupees 30,000 was still left as inventory by entity A at the year end. किसने किसको बेचा है? Prepare necessary journal entries. Necessary journal entries 2 बन जाएंगे सर यहाँ से, बल्कि 3 बना लेते हैं। फर्स्ट लाइन में जाए, कंसोलिडेशन के एंगल से वर्किंग करवा दो। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट की एंट्री, इन्वेस्टमेंट डेबिट, कैश क्रेडिट। ये 7 पेज पे लिखना चाहिए, इधर ही अपने हाथ से लिखना, इसी पेज पे लिखना है, पेज नंबर 249। पहली एंट्री बोले थे कितनी? 205। शेयर ऑफ प्रॉफिट की वर्किंग करवा, प्रॉफिट होना है। 1 जनवरी पे एक्विजिशन है, यही पोस्ट एक्विजिशन है, इसी साल का प्रॉफिट 2,05,000, सॉरी 2,75,000 मल्टीप्लाइड बाय 40%, 110 की एंट्री बोलो। इन्वेस्टमेंट डेबिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट क्रेडिट कितना? 110। आगे चलो, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट की एंट्री करवाएं, वर्किंग करवाएं। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट पहले वर्किंग करवाइएगा काइंडली सारे, रुक जाए जहां भी है। 30,000 डिवाइड बाय 200 मल्टीप्लाइड बाय 100, आंसर 15,000। 2 लाख नहीं लेना, 2 लाख क्या है? टोटल सेल प्राइस है। स्टॉक बचा कितना है? 30,000 डिवाइड बाय 200, ओके। 15,000 की एंट्री फाइनल करके सोच के बोल रहे हैं, हम सब कुछ बना रहे हैं, फाइन सोच के बोलने भी लिखें भी लिख लें।